नमस्कार साथियों, आईएमए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस क्लास में पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, जिसमें हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के अंतर्गत हमने लगभग सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं अर्थमेटिक के, जैसे औसत है, अनुपात है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज है, जो बड़ा चैप्टर था, एलसीएम एचसीएफ है, फ्रैक्शन है। तो ये बड़े चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के बाद इसी क्रम में एक छोटा सा चैप्टर आपके सामने लेके आया हूँ पीवाईक्यूज के अंतर्गत, और वो है पार्टनरशिप यानी साझेदारी, साझा। इस साझेदारी यानी पार्टनरशिप से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अनुपात समानुपात के अंतर्गत काउंट होता है। अनुपात समानुपात के अंतर्गत पार्टनरशिप से रिलेटेड या इससे संबंधित कोई कैलकुलेशन पूछ ली जाती है। तो बात करते हैं कि अगर पार्टनरशिप से यानी साझेदारी से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, हम किस टाइप से कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ क्या रूल्स लगते हैं और कैसे कैसे कैलकुलेशन की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। तो इसी क्रम में हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर, और आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा पार्टनरशिप यानी साझेदारी। हालांकि ये कोई अलग से चैप्टर नहीं है, इसके अंदर सारे के सारे मेथड्स, रूल्स जो हैं वो अनुपात समानुपात के लगेंगे। सारी कैलकुलेशन रेशियो प्रोपोर्शन वाली है, अनुपात समानुपात वाली है। वही तरीके हैं, वही गणना करने के सारे मेथड्स हैं, उसी तरीके से सारी की सारी कैलकुलेशन होगी। लेकिन यहाँ कुछ एक चीजें अलग रहती हैं, कुछ एक बातें अलग रहती हैं। अनुपात ज्ञात करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आगे की क्रिया वही रहती है। एक बार अगर आपके पास प्रश्नों में अनुपात बन गया तो उसके बाद की कैलकुलेशन सारी की सारी वही रहेगी जो हमने अनुपात समानुपात में सीखी। यहाँ अनुपात बनाने के थोड़े से अलग तरीके रहते हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अनुपात समानुपात से हटके यहाँ क्या चीजें आने वाली हैं। तो प्रोसेस क्या रहता है, प्रॉपर तरीका क्या रहता है, सुनिए ध्यान से। सबसे पहली बात, यहाँ जो पूंजी का अनुपात होता है, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो रहेगा, कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब व्यापार प्रारंभ करते हैं तो उन दो या दो से अधिक व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, साझेदार कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसमें उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है, जो पूंजी लगाई है, उस पूंजी का जो अनुपात रहेगा वही उनके लाभ का अनुपात रहेगा। हमेशा याद रखना, मुख्य बात यहाँ पे सिर्फ यही रहती है। एक बात हमेशा याद रखना, जो भी इन्वेस्टमेंट है पूंजी, तो पूंजी का अनुपात ही क्या रहता है, लाभ का अनुपात रहता है। लाभ का अनुपात और पूंजी का अनुपात दोनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। जिस अनुपात में व्यक्तियों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई होगी, उसी अनुपात में उनका लाभ होगा। हमें लाभ बांटना होगा दो या दो से अधिक व्यक्तियों में, तो लाभ को बांटने के लिए अनुपातों की जरूरत पड़ेगी, और अनुपात हमें कहां से मिलेंगे, पूंजी से। अगर कोई व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार शुरू करते हैं और उनका अगर समय समान है, तो अगर समय समान है तो समय की गणना नहीं करनी, तो उस कंडीशन में पूंजी का अनुपात ही क्या होगा, लाभ का अनुपात। लाभ जो बटेगा वो किस में बटेगा, पूंजी के अनुपात में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार में शामिल हो जाते हैं, सबने पूंजियां एक समान लगाई, यानी बराबर बराबर पैसे इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन कोई व्यक्ति बीच में छोड़ के चला जाता है, कोई व्यक्ति थोड़े दिन बाद में फिर से नया आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में पूंजी तो सबकी समान होती है, पैसे सबके बराबर होते हैं, लेकिन समय अलग अलग रहता है। तो उस कंडीशन में अगर पूंजी समान होती है तो जो चीजें यहाँ समान रहेगी वो आपस में कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगी, उनमें कोई भी लाभ नहीं बटेगा, तो उनकी गणनाएं नहीं करनी है। तो यदि पूंजी समान है तो जो समय का अनुपात रहेगा, समय के अनुपात रहेगा, उसी के अनुसार लाभ बंटेगा। तो यहाँ लाभ जो रहेगा वो किस में रहेगा, समय के अनुपात में रहेगा। तो लाभ का अनुपात ही समय का अनुपात होगा, या समय का अनुपात ही लाभ का अनुपात होगा, ये याद रखें। अगर समय समान है तो लाभ को पूंजी के अनुपात में बांट दो, अगर पूंजी समान है तो समय को लाभ के अनुपात में बांट दो। अगर आप कहोगे कि सर दोनों ही अलग अलग है, तो ना तो पूंजी समान है और ना ही लाभ समान है, तो इस कंडीशन में क्या करें, तो ऐसी कंडीशन जब पूंजी और समय दोनों ही अलग अलग हैं, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, जो लाभ रहेगा वो समय तथा पूंजी के गुणनफल के अनुपात में रहेगा। तो समय तथा पूंजी, अगर दोनों चीजें अलग अलग है, पूंजी भी अलग अलग है,
इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो भी अलग अलग है, डिफरेंट है, और टाइम पीरियड है वो भी डिफरेंट है, समय भी अलग अलग है। तो समय तथा पूंजी के गुणनफल का अनुपात, गुणा का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। तो फिर अब की बार लाभ किसमें बांटोगे? तो अब की बार लाभ जो बांटने का तरीका रहेगा वो पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपातों में बांटेगा। तो ये बराबर लाभ का अनुपात, ये ध्यान रखना। बस ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अनुपात, लाभ हमें बांटना होगा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में, साझेदारों में। तो जब लाभ बांटेंगे तो उसके लिए अनुपात की जरूरत पड़ेगी। तो ये अनुपात हमें कहाँ से मिलेंगे? या तो पूंजी का अनुपात होगा, या समय का होगा, और या समय और पूंजी के गुणनफल का अनुपात होगा। अगर समय समान है तो पूंजी के अनुपात में लाभ बांट दो, अगर पूंजी समान है तो समय के अनुपात में लाभ बांट दो, और अगर पूंजी और समय दोनों ही अलग अलग हैं तो फिर दोनों के गुणनफल के अनुपात में लाभ बांट दो। तीसरी और इंपॉर्टेंट यहाँ बात आती है, और वो क्या आती है, ध्यान से सुनिए। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात है, कई बार क्या होता है कि यहाँ एक सक्रिय साझेदार आ जाता है। क्या आ जाता है? सक्रिय साझेदार। अब ये सक्रिय साझेदार क्या होता है, ये ध्यान से सुनिए। ये शब्द भी आ जाता है कई बार। सक्रिय साझेदार क्या होता है? सक्रिय साझेदार यानी एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या होगा? सक्रिय साझेदार क्या होगा? कई बार क्या होता है, जैसे 2 व्यक्ति मिलके उन्होंने व्यापार शुरू कर लिया। अब पैसे सबके पास होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन आजकल क्या है, टाइम बहुत कम होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता। एक व्यक्ति है जिसके बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं और उसको संभालने का समय नहीं है, लेकिन उसके पास पैसे बहुत है, वो और बहुत सारे बिजनेस खड़े कर सकता है। तो उसने क्या किया, उसके पास पैसे बहुत है, उसने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर एक व्यापार स्टार्ट कर दिया, पैसे बराबर लगा दिए। लेकिन वो कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इस बिजनेस को संभाल पाऊं। तो जो दूसरा व्यक्ति होता है वो कहता है मैं तो बिल्कुल फ्री बैठा हूं, मैं संभाल लूंगा, लेकिन पेमेंट भी लगा रहा है वो और व्यापार को संभाल भी रहा है। तो पेमेंट तो उसने बराबर लगाई है, लेकिन व्यापार को संभाल रहा है, इसकी एवज में उसको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है, डिसाइड किया जाता है कि जो व्यापार को संभालेगा उसको या तो सैलरी के तहत मुनाफे से अलग सैलरी मिलेगी, जो लाभ होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा सैलरी मिलेगी, या ये डिसाइड किया जाता है कि वर्ष के अंत में जो भी लाभ होगा उस लाभ में से 20% या 10% तेरे को अलग से मिलेगा, और उसके बाद बचा हुआ जो लाभ होगा वो हम दोनों में बराबर बटेगा। तो ऐसा कुछ डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ एक्टिव पार्टनर क्या होता है? जो व्यापार को संभालने वाला व्यक्ति है, जो व्यापार की देखभाल करने वाला व्यक्ति है, जो प्रॉपर उस व्यापार पर समय लगाएगा, वो एक्टिव पार्टनर होगा। और एक्टिव पार्टनर होने के नाते इसको लाभ का हिस्सा तो मिलेगा जो मिलेगा, उसके अलावा लाभ का 10% 20% जो भी डिसाइड होता है वो अलग से मिलता है। और जब भी ऐसा कुछ डिसाइड होता है कि आपको सक्रिय साझेदार होने के नाते लाभ का 10% या 20% मिले, तो उसके लिए पहले सक्रिय साझेदार का हिस्सा निकालने के बाद बचे हुए लाभ को दोनों पार्टनरों में बांटा जाता है, या फिर इसको सक्रिय साझेदार होने के नाते सैलरी के हिसाब से अलग पेमेंट मिलेगी और लाभ का अलग से हिस्सा मिलेगा। तो सक्रिय साझेदार का मतलब होता है ऐसा साझेदार जो उस व्यापार को संभाले और संभालने की एवज में उसे लाभ का कुछ हिस्सा अलग से मिले, या लाभ के अलावा कुछ अलग से हिस्सा मिले, अलग से सैलरी मिले, तो वो क्या होता है? एक्टिव पार्टनर होता है, सक्रिय साझेदार होता है। तो ये 2-3 बातें ध्यान में रखते हुए हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को, पार्टनरशिप के PYQs को। प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए पार्टनरशिप के कैसे कैसे क्वेश्चन हैं, बात करते हैं प्रश्नों की। तो फटाफट सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। हरि, राम और श्याम एक व्यापार आरंभ करते हैं। 3 व्यक्ति हैं, एक हरि है, एक राम है और एक श्याम है। तीनों ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया जिसमें प्रत्येक 10,000 रुपए का निवेश करता है। देखो तीनों की पूंजी बराबर है, तीनों व्यक्तियों ने क्या किया, 10-10 हजार रुपए निवेश कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए। 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट करके उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब प्रश्न क्या कहता है, 5 माह बाद हरि अपने 5,000 रुपए वापिस ले लेता है। अब जैसे ही 5 महीने बीते, 5,000 रुपए हरि ने वापस ले लिए। तो अब इसका अमाउंट भी अलग हो गया, पहले 10,000 लगाए, 5,000 वापस निकाल लिए, तो अमाउंट भी चेंज हो गया और टाइम भी चेंज हो गया। राम ने
4,000 रुपये वापस ले लिए, इसका भी अमाउंट चेंज हो गया, पैसे चेंज हो गए, निवेश की गई पूंजी चेंज हो गई और समय भी चेंज हो गया। श्याम ने 6,000 रुपये और लगा दिए, तो इसने 10,000 तो पहले लगाए थे, 6,000 और लगा दिए तो पैसे भी चेंज हो गए। अब यहाँ पे प्रश्न क्या रहा है कि वर्ष के अंत में 33,900 रुपये का लाभ हुआ हो तो राम का हिस्सा कितना है। चाहे प्रश्न वाला राम का पूछ ले, चाहे हरि का हिस्सा पूछ ले और चाहे श्याम का हिस्सा पूछ ले, हमें तीनों के हिस्से ज्ञात करने हैं। इस लाभ को इन 3 लोगों में बांटना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी चीज को अगर बांटना है तो बांटना तब तक संभव नहीं है जब तक हमारे पास अनुपात नहीं है। तो हमें इस लाभ को इन 3 लोगों में बांटना है, लेकिन बांटे कैसे, हमारे पास अनुपात नहीं है। तो हमें अनुपात ढूंढने पड़ेंगे कि ये जो लाभ है वो किस अनुपात में बांटा जाए। और अब अनुपात पता करने के लिए मैंने तरीका बताया था। अनुपात कहाँ से आएगा, अगर पूंजी समान है तो समय से आएगा, समय समान है तो पूंजी से आएगा, और दोनों ही अलग अलग है तो दोनों के गुणनफल से आएगा। अब यहाँ पूंजी भी अलग है, समय भी अलग है, तो हमें अनुपात कहाँ से मिलेंगे, पूंजी और समय के गुणनफल से। तो बात करते हैं हरि की। एक व्यक्ति है हरि। इस हरि ने क्या किया, पहले इसने 10,000 रुपये लगाए। हरि ने क्या किया, पहले इसने कितने लगाए, 10,000 रुपये। और जब व्यापार में शामिल हुआ तो इसने 10,000 रुपये लगाए, ये सोच के लगाए कि मैं 12 महीने तक इसको लगाए रखूंगा। ये सोच के लगाए कि मैं इसको 12 महीने तक लगाए रखूंगा। या आप यूं कर लो कि 5 महीने की इसकी अलग 2 तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। आप 5 महीने की पहले अलग कर लो और अगले 5 महीने की अलग कर लो। ये लो, पहले इसने 10,000 रुपये लगाए और ये 10,000 रुपये इसके कितने महीने तक सेफ रहे, 5 महीने तक। तो 5 महीने तक इसने 10,000 रुपये लगाए। अब इसने क्या किया, हरि ने 5 महीने बाद, तो 10,000 रुपये 5 महीने के लिए, तो समय और पूंजी का गुणनफल कर दिया। अपने 5,000 रुपये वापस ले लिए। जैसे ही 5 महीने बीते तो इसने 5,000 वापस ले लिए। तो अब क्या बचा, 10,000 में से 5,000 वापस ले लिए तो राशि बची 5,000। और ये 5,000 कब तक के लिए, अगले 7 महीनों के लिए, क्योंकि वर्ष में 12 महीने होते हैं। 5 महीने तो पहले बीत गए, 7 महीने ये रह गए, तो अगले 7 महीनों के लिए। ये तो है हरि का हिस्सा। दूसरा व्यक्ति कौन है, राम। तो दूसरा है राम। राम ने क्या किया, राम ने 10,000 रुपये लगाए, तो ये राम के 10,000 रुपये। और इसने भी कितने महीने के लिए लगाए, 5 महीने के लिए, तो 5 महीने के लिए प्लस अब इसने 4,000 रुपये वापस लगा निकाल लिए तो 6,000 बच गए। ये कितने महीने के लिए, अगले 7 महीने के लिए। ये कितने महीने के लिए, अगले 7 महीने के लिए। तीसरा व्यक्ति कौन है, श्याम। श्याम ने क्या किया, देखो श्याम ने क्या किया, पहले 10,000 रुपये लगाए और ये कितने महीने के लिए लगाए, तो श्याम ने 5 महीने के लिए लगाए। अब श्याम ने क्या किया, 6,000 रुपये और लगा दिए। तो 10,000 तो पहले से थे, 6 और लगा दिए तो 16,000 हो गए। ये कितने महीने के लिए, अगले 7 महीने के लिए। ये लो, तीनों का अनुपात निकाल लो, आंसर आ जाएगा। और जो अनुपात आएगा उस अनुपात में लाभ को बांट देना। 10,000 का 5 से गुणा करोगे तो 50,000, प्लस 5,000 का 7 से गुणा करोगे तो 35,000। ये तो राम का हरि का हिस्सा। राम का हिस्सा 10 का 5 से गुणा करो 50,000, 6,000 का 7 से गुणा करो 42,000। और श्याम का हिस्सा 10,000 का 5 से गुणा करोगे 50,000, 16,000 का 7 से गुणा करोगे तो 7 6 के 42 और 7 एकम 7 और 4 11, 1,12,000। 5,000 और 50,000 और 35,000 इसके हो गए 85,000। 50,000 और 42,000 इसके हो गए 92,000। इधर 50,000 और 1,12,000 तो इसके हो गए 1,62,000। अनुपात निकाल दो, 3 0 से 3 0 काट दो, 3 0 से 3 0 काट दो। ये लो, काट के छोटा कर लो। 85, 92, 162। ये 2 से नहीं कटेगा, ये दोनों 2 से कटेंगे, ये 5 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। चलो छोड़। अब यहां देखिए, जैसे ही इन तीनों के अनुपात आ गए तो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो समय और पूंजी के गुणनफल का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। तो जैसे ही आपके पास अनुपात आ गए, इस अनुपात में कुल लाभ को बांट दीजिए। अनुपात क्या आ गया, 85, 92 और 162। ये इनका अनुपात बन गया। इस अनुपात में लाभ को बांट देंगे।
और आगे की क्रिया वही है जैसे हम अनुपात समानुपात में करते आए हैं। अब इन तीनों के अनुपातों का योग कर लो। तीनों के अनुपातों का योग कितना आएगा? 85, 92 और 162। तो 2 और 2 4 और 5 9, 6 9 15 और 8 23, बच गए 2, 2 और 1 3, 339। कुल अनुपातों का योग कितना आ गया? 339। और प्रश्न ने कुल लाभ कितना बताया? 33,900। इसका मतलब 339 अनुपातों का मान 33,900 के बराबर है। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 33,900 बटा 339। 339 से 339 को काटोगे तो 100 रुपए। जैसे ही एक अनुपात का मान आ गया 100 रुपए, किसी के भी अनुपात से गुणा कर दो, उसी की वैल्यू आ जाएगी। आपको किसका लाभ चाहिए? राम का। तो राम के पास अनुपात कितने हैं? तो राम के पास अनुपात है 92। हमें चाहिए राम का हिस्सा। तो राम के पास अनुपात है 92। एक अनुपात का मान है 100 रुपए, तो 92 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा? 9200 रुपए। तो राम का हिस्सा कितना हुआ? 9200 रुपए। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो राम का हिस्सा है वो कितना है? 9200। अगर चाहिए हरि का हिस्सा तो एक अनुपात का मान 100 है, 85 से गुणा कर दो, 8500। अगर चाहिए शाम का हिस्सा तो शाम के पास अनुपात है 162, एक का मान 100 है तो 162 का मान 16,200 रुपए। तो हमने क्या किया? सबसे पहले तीनों के पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात निकाला, और जैसे ही अनुपात आ गया तो इस अनुपात में कुल लाभ को बांट दिया। कुल लाभ है 33,900। हमारे पास अनुपातों का योग है 339। 339 का मान 33,900 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 100 रुपए। और जैसे ही एक का मान आ गया 100 रुपए, तो आप कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया है? एक का मान 100 रुपए है, तो किसी भी अनुपात से गुणा कर दीजिए, उसी की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको राम का हिस्सा चाहिए तो राम के अनुपात से गुणा कर दो, शाम का चाहिए तो शाम से, और हरि का चाहिए तो हरि के अनुपात से गुणा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। है बिल्कुल इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन हम अनुपात समानुपात में कर चुके हैं। ये सारी की सारी गणनाएं हमने रेशियो प्रोपोर्शन में पहले से कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? सचिन, अनिल और अंकुर ने एक व्यापार में क्रमशः 26,400, 27,600 और 28,800 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में 69,000 रुपए के कुल लाभ में अंकुर का भाग ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ समय की कोई बात नहीं की गई है, और अगर समय की कोई बात नहीं की गई है तो इसका मतलब तीनों का समय समान है। और अगर तीनों का समय समान है तो अब ये जो लाभ है वो किस में बंटेगा? पूंजी के अनुपात में। जो लाभ बंटेगा वो पूंजी के अनुपात में बंटेगा। तो लाभ को बांट दीजिए, लेकिन लाभ को बांटने के लिए हमें अनुपातों की जरूरत है, और ये अनुपात कहाँ से आएंगे? पूंजी से आएंगे। तो तीन व्यक्ति हैं, एक सचिन है, एक अनिल है और एक अंकुर है। एक कौन है? अंकुर है। इन तीनों का अनुपात निकाल लीजिए। तीनों की पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात होगा। तो सचिन ने कितने रुपए लगाए? 26,400। अनिल ने कितने रुपए लगाए? तो अनिल ने 27,600। और अंकुर ने कितने रुपए लगाए? 28,800। तीनों का अनुपात निकाल लीजिए। इनकी पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात होगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इन 2 जीरो को काट दो, अनुपात काट के छोटा कर दीजिए। 264, 276, 22 से 12 से काट दो, 12 दूना 24। ठीक है, 12 दूना 24 और बच गए 2, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 3, 12 तिया 36, 12 दूना 24 और बच गए 4, 12 चौके 48। ये तो अनुपात आ गया 22 अनुपात 23 अनुपात 24। कुल राशि जो लाभ की है उसको इस अनुपात में बांट दीजिए। लाभ का अनुपात ही पूंजी का अनुपात होता है, या पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात होता है। तो कुल पूंजी या कुल लाभ कितना बता रखा है क्वेश्चन ने? तो कुल लाभ कितना बता रखा है हमें? कुल लाभ बता रखा है 69,000। कितना बता रखा है? 69,000। हमारे पास कुल अनुपात कितने बन रहे हैं? तो तीनों के अनुपातों का योग कर दीजिए। तीनों के अनुपातों का योग कितना बनेगा? 22, 23 और 24 को जोड़ दो, 4 3 7 और 2 9, 2 2 4 और 6, 69। इसका मतलब हमारे 69 अनुपातों का मान इनके 69,000 रुपयों के बराबर है। तो हमारे एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 69,000 बटा 69। 69 से 69 काट दो, 1,000।
जैसे ही एक अनुपात का मान आ गया 1000, तो किसी का भी हिस्सा ज्ञात कर लीजिए, जिसका हिस्सा ज्ञात करना है उसके अनुपात से गुणा कर दो। हमें चाहिए अंकुर का हिस्सा, तो अंकुर का हिस्सा ज्ञात करने के लिए अंकुर के अनुपात से गुणा कर दीजिए। अंकुर के पास देखिए अनुपात कितने हैं, अंकुर के पास अनुपात है 24। एक अनुपात का मान है 1000, तो 24 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा, 24,000। तो अंकुर को कितना लाभ प्राप्त हुआ है, 24,000। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगर प्रश्न वाला पूछ लेता अनिल का हिस्सा बताइए, तो अनिल के पास अनुपात कितने हैं, 23। एक का मान 1000 है, तो 23 से गुणा कर देते 23,000। अगर प्रश्न वाला कह दे कि सचिन का हिस्सा बताइए, तो सचिन के पास अनुपात कितने हैं, 22। एक अनुपात का मान 1000 है, तो 22 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस को, आगे बढ़ें। वेरी गुड। फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। राम ने एक व्यापार 5500 रुपए लगाकर आरंभ किया। कुछ समय के बाद हरि भी 6600 रुपए लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया। अब प्रश्न क्या रहा है कि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ को 2:1 के अनुपात में बांटा गया, तो हरि कितने समय बाद व्यापार में साझेदार हुआ। आपको बताना है हरि कितने समय के बाद में व्यापार में शामिल हुआ। अब प्रश्न ने लाभ का अनुपात बता दिया, लाभ को 2:1 के अनुपात में बांटा है। और मैंने आपको बता रखा है कि जो लाभ बंटता है वो किसके अनुसार बंटता है, या तो पूंजी के अनुसार, या समय के अनुसार, या समय और पूंजी के गुणनफल के अनुसार। अब यहाँ पूंजी दोनों की अलग अलग है, एक ने 6600 रुपए लगाए हैं और एक ने 5500। और समय भी दोनों में अलग अलग है, क्योंकि राम स्टार्टिंग से है और हरि कुछ समय बाद व्यापार में शामिल हुआ है। इसका मतलब समय भी अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूंजी और समय दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों का जो लाभ बंटेगा वो समय और पूंजी के गुणनफल में बंटेगा। तो लाभ किस अनुपात में बंटना चाहिए, देखिए एक तो है राम और एक है हरि। दोनों का लाभ कैसे बंटना चाहिए, राम ने पैसे कितने लगाए, 5500, पूंजी है 5500। कितने समय के लिए लगाए, 12 महीने के लिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग से लगा था, लास्ट तक रहेगा। हरि कुछ समय बाद शामिल हुआ, हरि ने पैसे कितने लगाए, 6600। शामिल कब हुआ, पता नहीं। और अगर पता नहीं कि कब शामिल हुआ, तो इसका समय पता नहीं, समय मान लेते हैं x महीने। अब इनका अनुपात निकालो, 3 जीरो से 3 जीरो का 2 जीरो, सॉरी यहाँ 3 जीरो, यहाँ 2 जीरो, 6600 रुपए और ये 5500 रुपए, 55,000 नहीं है, 5500 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 11 से काट दो, 11 5 55 और 11 6 66, तो यहाँ 12 5 60। अनुपात इधर 6 गुणा x, 6 से फिर काट दो, 6 एकम 6, 10 6 60, तो इधर बच गया 10 और इधर बच गया x। तो अनुपात आ गया 10:x। यानी इनके बीच में जो लाभ बंटना चाहिए वो 10:x के रूप में बंटना चाहिए। लेकिन प्रश्न वाला क्या कह रहा है, लाभ बंटा कैसे, 2:1 में। हम जानते हैं कि समय और पूंजी के गुणनफल का अनुपात होता है वो लाभ के अनुपात के बराबर होता है। तो हमारे अनुसार तो लाभ बंटना चाहिए 10:x में, और प्रश्न वाला कह रहा है 2:1 में। इसका मतलब हमारे 10:x का मान इनके 2:1 के बराबर है। सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दीजिए। समानुपात का रूल लगा दो, मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। तो x का 2 से गुणा करोगे तो 2x, और 10 का 1 से गुणा करोगे तो 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10/2 यानी 5। x आ गया 5। और जैसे ही x आ गया 5, तो हमने क्या रखा था, हरि का समय रखा था x। इसका मतलब हरि कितने समय तक व्यापार में रहा, 5 महीने तक। और अगर ये 5 महीने तक व्यापार में रहा, तो ये शामिल कब हुआ, जब 7 महीने बीत गए थे, क्योंकि 7 महीने बीतने के बाद ये शामिल हुआ, तब जाके ये 5 महीने तक रहा। प्रश्न ने ये पूछा है कि कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो ये 5 महीने तक व्यापार में रहा है, तो कितने समय के बाद शामिल हुआ, तो समय हमें बताना है कितने समय के बाद। तो समय बताने के लिए टोटल महीने होते हैं 12, 12 में से ये 5 महीने तक इसने काम किया है, तो इसका मतलब ये 7 माह बाद शामिल हुआ है। तो ये व्यापार में कब शामिल हुआ है,
7 महीने बाद। कितने महीने बाद? 7 माह बाद। तो ये 7 महीने के बाद व्यापार में शामिल हो गया था। तो आपको लाभ का अनुपात दे रखा है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो लाभ बंटेगा वो किसके अनुसार बंटेगा। तो यहाँ लाभ बंटेगा पूंजी और समय के गुणनफल के हिसाब से। तो पूंजी और समय के गुणनफल का जब अनुपात निकालते हैं तो ये बनता है 10:x। और प्रश्न वाला कह रहा है कि लाभ बंट गया 2:1 में। इसका मतलब हमारे 10:x का मान इनके 2:1 के बराबर होना चाहिए। और हमने दोनों वैल्यू को बराबर रखते हुए x की वैल्यू फाइंड कर ली है। और जैसे ही x का मान आ गया तो x हमने क्या मान रखा था? हरि का टाइम पीरियड यानी समय। हरि x समय तक व्यापार में रहा। x का मान 5 है, इसका मतलब 5 महीने तक व्यापार में रहा। और अगर ये 5 महीने तक व्यापार करता रहा तो इसका मतलब शामिल कब हुआ था? तो टोटल साल में 12 महीने होते हैं, 12 में से 5 महीने इसने काम किया है, तो ये शामिल कब हुआ था? 7 महीने बाद जाके शामिल हुआ था। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए और जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 3 साझेदारों ए, बी तथा सी ने एक व्यापार में क्रमशः 10,200, 13,800 और 19,200 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में प्राप्त 50,400 के कुल लाभ में से बी का लाभ कितना होगा? यहां देखिए प्रश्न ने क्या कहा, तीनों ने पूंजी लगाई ए बी सी ने और अलग अलग लगाई 10,200, 13,800 और 19,200। क्या यहाँ समय की कोई चर्चा है क्या? नहीं, समय की कोई बात नहीं कही गई है। इसका मतलब अगर समय की कोई चर्चा नहीं हुई है तो तीनों का समय क्या रहा है? समान रहा है। जहां समय समान होता है तो वो समय तो कट ही जाना है, इसलिए सिर्फ पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात होगा। तो ये जो 50,400 रुपए का लाभ हुआ है एक साल के बाद में, इस 50,400 रुपए के लाभ को बांटेंगे तो किस अनुपात में बांटेंगे? जिस अनुपात में इन्होंने पूंजी लगाई है। तो पूंजी का अनुपात ज्ञात कर लो और पूंजी के अनुपात में लाभ को बांट लो। तो व्यक्ति है 3 ए, दूसरा व्यक्ति है बी और तीसरा व्यक्ति है सी। ए की पूंजी कितनी? 10,200। बी की पूंजी कितनी? 13,800 और सी की पूंजी कितनी है? 19,200। अनुपात निकाल लीजिए। 2 0 से 2 0 काट दो, 6 से काट दो, 6 कम 6 4, 7 6 42, 17 6 102, 6 दूनी 12, 1 और 6 तिया 18, 6 तिया 18, 1 6 दूनी 12। अनुपात आ गया 17:23:32। अब इस अनुपात में कुल लाभ को बांट दीजिए। इस अनुपात में कुल लाभ को बांटेंगे तो यहां देखिए कुल लाभ कितना बता रखा है प्रश्न वाले ने। तो कुल लाभ कितना बता रखा है? 50,400। 50,400। हमारे पास कुल अनुपात कितने बन रहे हैं? तो हमारे पास कुल अनुपात बन रहे हैं 17, 23 और 32 को जोड़ दो तो 17 और 23 40 और 32 72। प्रश्न क्या रहा है? 50,400। इसका मतलब हमारे 72 अनुपातों का मान इनके 50,400 के बराबर है। तो एक अनुपात का मान निकाल लीजिए। एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 50,400 बट्टा 72। सॉल्व कर दो। 12 दूना 24 और 12 7 84 ज्यादा हो जाएगा। काट दो, 2 से काट दो, 36 दूना 72 और इसको 2 से काट दो, 2 दूनी 4 बच गया 1 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। फिर 6 से काट दो, 4 छिक्का 24, यहीं पे 6 से काट देते हैं। पहले 6 से ही काट दो इकट्ठा, 6 से काट देते हैं। 12 छिक्के 72 और इसको 6 से काट दिया, 12 से ही काट दे, 12 चौके 48, 12 से ही काट देते हैं। 12 छिक्के 72, इसको 12 से काट देते हैं। 12 चौके 48 बच गए 2 24, 12 दूना 24 42। 42 में 6 का भाग दे दो, 7 छिक्के 42, 700। जैसे ही एक अनुपात का मान आ गया किसी भी अनुपात से गुणा कर दो, उसी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए प्रश्न ने किसका मान पूछा है? प्रश्न ने पूछा है बी का हिस्सा। तो अगर आपको बी का हिस्सा चाहिए तो बी के पास अनुपात कितने हैं? 23। एक अनुपात का मान है 700, तो 23 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा? 700 से गुणा कर दो। 7 तिया 21 बच गए 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 2 0 आगे लगा दो, 16,100 रुपए ये बी का हिस्सा आ गया।
ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर क्या आ जाएगा? 16,100 रुपये, ये आपका आंसर आ गया है। और जैसे जैसे क्वेश्चन का है बस वैसे वैसे कैलकुलेशन करनी है। ध्यान रखना है सारे के सारे तरीके वही हैं जो हमने अनुपात में पढ़ रखे हैं, अनुपात वाले तरीकों से ही सारी कैलकुलेशन करनी है। बस ये ध्यान रखना है कि जो अनुपात निकालोगे वो या तो पूंजी के अनुसार निकलेगा, या समय के अनुसार निकलेगा, और या फिर समय और पूंजी के गुणनफल के अनुसार निकलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। समय समान है तो पूंजी के अनुसार अनुपात निकाल दो, पूंजी अगर समान है तो समय के अनुसार अनुपात निकाल दो, और अगर दोनों ही अलग अलग है तो दोनों के गुणनफल के अनुसार अनुपात निकाल दो। अगर अनुपात आ गया है तो अनुपातों का योग कीजिए, कुल लाभ में भाग दीजिए, एक अनुपात का मान आएगा, अनुपातों से गुणा कर दीजिए, सबका अलग अलग हिस्सा आ जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कुमार तथा दीपक एक व्यापार में साझेदार है। कुमार और दीपक दो व्यक्ति हैं, एक व्यापार में साझेदार है। कुमार ने 5,000 रुपये 5 माह के लिए तथा दीपक ने 6,000 रुपये 6 माह के लिए व्यापार में लगाए। वर्ष के अंत में 610 रुपये के कुल लाभ में से दीपक को क्या मिलेगा? सुनिए, वर्ष के अंत में 610 रुपये का टोटल लाभ है। इस 610 रुपये के टोटल लाभ को हमें किसमें बांटना है? एक कुमार है और एक दीपक है। अब लाभ को अगर बांटना है तो इसके लिए हमें अनुपात चाहिए, और ये अनुपात कैसे निकलेगा? तो अनुपात या तो पूंजी के अनुसार, या समय के अनुसार, या समय और पूंजी के गुणनफल के अनुसार। अब दोनों की पूंजी क्या है? अलग अलग। कुमार ने 5,000 रुपये लगाए और दीपक ने 6,000, पूंजी अलग अलग है। समय क्या है? कुमार ने 5 महीने के लिए लगाए और दीपक ने 6 महीने के लिए, तो समय भी अलग अलग है। जब समय और पूंजी दोनों अलग अलग होती है तो जो अनुपात निकलेगा वो दोनों के गुणनफल के अनुसार निकलेगा। तो समय और पूंजी के गुणनफल का अनुपात निकाल दो। एक तो व्यक्ति है कुमार और एक व्यक्ति है दीपक। दोनों का अनुपात निकालने के लिए कुमार ने क्या किया? 5,000 रुपये लगाए। कुमार ने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 5,000। कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। दीपक ने क्या किया? 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, और कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। सॉल्व कर दो, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 5 का 5 से गुणा कीजिए 25, और 6 का 6 से गुणा कीजिए 36। अनुपात कितना आ गया? 25:36। जो भी कुल लाभ हुआ है इस अनुपात में बांट दो। टोटल लाभ कितना? तो प्रश्न ने बता रखा है कुल लाभ। कुल लाभ कितना है? तो 610 रुपये। इस 610 रुपयों को बांटना है, लेकिन बांटना किस अनुपात में है? जो इन्होंने पूंजी और समय लगाए हैं उनके गुणनफल के अनुपात में। हमारे पास अनुपातों का योग कितना हो रहा है? 25 और 36, तो 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6, 61। अनुपातों का योग हो रहा है 61, लेकिन प्रश्न वाला कह रहा है रुपए है 610। इसका मतलब 61 अनुपातों का मान इनके 610 रुपयों के बराबर है। तो हमारे एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 610/61। सॉल्व करोगे तो एक अनुपात का मान है 10 रुपये। और जैसे ही एक अनुपात का मान आ गया, जिसका हिस्सा चाहिए उससे गुणा कर दो। अगर कुमार का हिस्सा चाहिए तो एक का मान 10 है तो इसके पास अनुपात है 25। एक का मान अगर 10 है तो 25 का मान कितना हो जाएगा? 250। अगर दीपक का हिस्सा चाहिए तो इसके पास अनुपात है 36। एक का मान 10 है तो 36 का मान कितना हो जाएगा? 360। क्वेश्चन ने पूछा है दीपक, तो 360 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो यदि आपको दीपक का हिस्सा चाहिए तो दीपक के पास देखिए अनुपात कितने हैं? 36। एक अनुपात का मान है 10 रुपये, तो 36 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा? 360 रुपये। तो दीपक को कितने रुपए मिलेंगे? 360 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? ए और बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए और बी दो व्यक्ति हैं, इन्होंने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया है। ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन का 3 गुना है। ए ने बी से 3 गुना इन्वेस्ट किया है। अब दो व्यक्ति हैं, देखिए एक ए है एक बी है, इनका अनुपात निकाल लेते हैं। एक ए है और एक बी है। प्रश्न ने क्या कहा? ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन का 3 गुना है। इसका मतलब अगर बी 1 रुपया लगाएगा तो ए कितना लगाएगा? 3 लगाएगा। बी अगर 1 रुपया लगाता है तो ए कितने लगाएगा? 3, क्योंकि प्रश्न ने कहा है कि ए का जो धन है वो बी का 3 गुना है। और प्रश्न ने कहा क्या कहा? तथा बी से दुगने समय तक लगाया। इसका मतलब अगर बी ने 1 महीने के लिए धन लगाया
तो ए इससे दुगने समय के लिए लगाएगा, तो इसका मतलब 2 महीने के लिए लगाएगा, दुगना समय। प्रश्न ने कहा ए ने धन भी 3 गुना लगाया है और ए ने समय भी दुगना लगाया है। अगर बी 1 रुपया लगाता है तो ए इसका 3 गुना इन्वेस्ट करेगा, यानी 3 रुपए लगाएगा। अगर ए 1 महीने के लिए लगाता है तो बी इसके दुगने समय के लिए लगाएगा, तो ये 2 महीने के लिए लगाएगा। समय भी अलग है और पूंजी भी अलग अलग है, तो अनुपात निकालने के लिए समय और पूंजी का गुणा कर देंगे। तो ए का अनुपात कितना बन गया 6 और बी का अनुपात कितना बन गया 1। इसका मतलब इनके बीच में जो लाभ बंटेगा वो 6:1 में बंटेगा। अब प्रश्न ने कहा कि जैसे ही इनका हिसाब हुआ वर्ष के अंत में, तो बी का लाभांश 4,000 रुपए है, यानी बी को 4,000 मिल गए। जैसे ही इनका बंटवारा हुआ तो बी को लाभ का कितना रुपए मिल गए, 4,000 रुपए लाभ में से मिल गए। लेकिन हमारे अनुसार बी को तो कितना मिलना चाहिए, 1 अनुपात, और प्रश्न वाला कह रहा है 4,000 रुपए मिल गए। इसका मतलब ये हुआ हमारे अनुसार बी को 1 अनुपात मिलना चाहिए, प्रश्न वाला कह रहा है 4,000 मिल गए, यानी हमारे 1 अनुपात का मान प्रश्न कितना बता रहा है, 4,000 रुपए बता रहा है। हमारे 1 अनुपात का मान इस प्रश्न वाले के 4,000 रुपए के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमारे अनुसार बी को क्या मिलना चाहिए, 1 अनुपात, और प्रश्न वाला क्या बता रहा है 4,000 रुपए। तो 1 अनुपात का मान कितना है, 4,000 रुपए। और प्रश्न ने पूछा क्या है, तो बताइए कुल लाभ कितना होगा। तो कुल लाभ कितना होना चाहिए, तो कुल लाभ की अगर बात करें तो कुल लाभ कितना है, तो लाभ 6 तो ए को मिलेंगे और बी को सिर्फ 1 मिलेगा। तो टोटल कितने लाभ हो जाएंगे, 6 और 1 7। तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा, 7 अनुपात हो जाएगा। टोटल लाभ कितना हो जाएगा, 7 अनुपात, क्योंकि लाभ के पास कुल अनुपात कितने हैं, बी का 1 अनुपात और ए के 6, तो टोटल अनुपात कितने हुए, 7। तो टोटल लाभ पूछा है उसने, तो 7 अनुपातों के बराबर होना चाहिए। 1 अनुपात का मान 4,000 है, तो 7 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा, 28,000। तो कुल लाभ कितना हुआ था, 28,000 हुआ था। 28 में से 4,000 बी को मिल गया, तो ए को कितना मिलेगा, 24,000। तो प्रश्न ने कुल लाभ पूछा है, तो कुल लाभ 28,000। अगर ए का हिस्सा पूछता, तो ए का हिस्सा पूछता, 1 अनुपात का मान 4,000 है, तो हम ए के अनुपात से गुणा कर देते। 1 अनुपात 4,000 रुपयों के बराबर है और पहले व्यक्ति के पास अनुपात है 6, तो 6 का मान कितना हो जाता, 24,000। तो ए व्यक्ति है उसको 24,000, बी व्यक्ति है उसको 4,000, टोटल लाभ 28,000। टोटल लाभ कितना है, 28,000। और क्वेश्चन ने पूछा है कि कुल लाभ बताइए, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, 28,000। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ए बी तथा सी मिलकर एक साझा व्यापार करते हैं। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, तीनों ने मिलकर साझा व्यापार स्टार्ट किया है। ए की पूंजी का दुगना बी की पूंजी के तिगुने के बराबर है। 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए की पूंजी का दुगना बी की पूंजी के तिगुने के बराबर है। बी की पूंजी सी की पूंजी की 4 गुनी है। ये बी जो है ना, ये सी का 4 गुना लगाता है। इसका मतलब सी अगर 1 रुपए लगाए तो बी कितना लगाएगा, 4। अब प्रश्न ने क्या कहा, बी की पूंजी के तिगुने के बराबर, बी का 3 गुना, बी का 3 गुना करोगे तो 4 का 3 गुना कितना होता है, 12। ये बी का 3 गुना जो है वो ए के दुगने के बराबर है। तो बी का 3 गुना करेंगे तो 12 बनेगा। ये 12 ए के दुगने के बराबर है, तो दुगना अगर 12 है तो इसकी राशि कितनी हो जाएगी, 6। देख लो, ए का दुगना करो 6 का दुगना 12 और बी का 3 गुना करो 4 का 3 गुना 12, बराबर है, तो दोनों मान बराबर है। तो बी की राशि का 3 गुना ए की राशि के 2 गुणे के बराबर है। तो इसका मतलब बी ने अगर 4 रुपए लगाए हैं तो ए ने कितने लगाए हैं, 6। ये इन तीनों का अनुपात आ गया। अब प्रश्न ने क्या कहा, यदि अंत में कुल लाभ जो है वो 5,940 रुपए है तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ कितना बता रखा है प्रश्न ने, कुल लाभ बता रखा है, कुल लाभ 5,940 है। हमारे पास कुल अनुपात कितने हैं, और टोटल अनुपातों का योग कितना है, 6 4 10 और 1 11। इसका मतलब हमारे 11 अनुपातों का मान इनके 5,940 के बराबर है। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 5,940 बटा 11। 11 5 55, बच गए 4 44, 11 चौके 40, 540 रुपए।
जैसे ही एक अनुपात का मान आ गया, किसी के भी अनुपात से गुणा कर दो, उसी का हिस्सा आ जाएगा। प्रश्न ने पूछा है सी का हिस्सा, और अगर हमें सी का हिस्सा ज्ञात करना है तो सी के पास अनुपात कितने हैं, तो सी के पास अनुपात है 1। एक अनुपात का मान 540 है, तो सी का हिस्सा भी कितना होगा, 540 रुपए। जिसका भी हिस्सा पूछा जाए उसके अनुपात से गुणा कर दीजिए, उसी का आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 540 रुपए, ये सी का हिस्सा है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस प्रकार के प्रश्नों को। आगे बढ़ें, फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस थोड़े से प्रश्न और हैं, एक ही क्लास और लगाएंगे इसकी, लगभग एक आधा क्वेश्चन ही आता है किसी किसी एग्जाम में। इंपॉर्टेंट था क्योंकि सारी की सारी कैलकुलेशन रेशियो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग है। तो रेशियो का ही एक पार्ट है, अनुपात समानुपात का ही एक हिस्सा है। अनुपात समानुपात के अंतर्गत साझेदारी के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने ये चैप्टर करवा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन, आज की क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी, अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।